हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल की वीडियो में थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैं ये क्लास दोबारा आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज वही चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्योंकि कल थोड़ी ही प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और आपके एस्टेट की एग्जाम डेट भी आ गई है जुलाई में, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, चलो पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। 1 मिनट रुकना एक बार आप। यस, देखते हैं अभी। ध्वनि के लिखित रूप को क्या बोलते हैं, वर्ण। जब हम क्या करते हैं, मुख से उच्चारित करते हैं तो वो क्या रहती है, सिर्फ ध्वनि। लेकिन उसके बाद जब हम ध्वनि को लिखित रूप दे देते हैं तो वो क्या बन जाती है, वर्ण बन जाती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण ही होती है, ना कि ध्वनि। ध्वनि होती है, लेकिन हम जब ये क्वेश्चन पूछे कि भाषा की सबसे सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो वो ध्वनि रहती है। लेकिन हम आज की क्लास में वर्ण पढ़ रहे हैं, इसलिए इसलिए हम वर्ण के बारे में जानेंगे। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ये एक डेफिनेशन है, ये इसको आप कहीं भी लिख सकते हो। या फिर आप ये भी बोल सकते हो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई भी मैंने बताई है आपको फर्स्ट वीडियो में कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि को कहते हैं। और जब इसको लिख दिया जाता है के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। ये भी डेफिनेशन है, ये भी लिख सकते हो आप। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं जिसके टुकड़े अखंड नहीं हो सकते उसे भी तो हम वर्ण ही बोलेंगे, तो ये भी एक परिभाषा है। इनमें से कोई भी एक परिभाषा आप ले सकते हो, ये बेस्ट परिभाषाएं हैं वर्ण की। जैसे कि सभी स्वर। अच्छा, इसके अंदर, अच्छा, वर्ण के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्ण के अंदर सारे तो स्वर आते हैं और सभी व्यंजन भी आते हैं। तो देखते हैं सभी स्वर। सभी स्वर यानी ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ तथा औ। ये संख्या में कितने होते हैं स्वर, 11। ये संख्या में 11 होते हैं, आपको याद रखना है। दूसरा है हल चिन्ह के साथ सभी व्यंजन, यानी कि हल चिन्ह के साथ। हल चिन्ह के साथ ये साथ आएंगे, अगर साथ ना आए तो ये व्यंजन नहीं होंगे। यानी कि कै, ख, ग, च, ट, त, प, फ, ब, भ, म, य, र, जो भी आप बोल सकते हो, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हम उसके नीचे हलंत लगा रहे हैं या नहीं। अगर हलंत लगा रहे हैं तो ही वो वर्ण होंगे। लेकिन हल चिन्ह के ये तो साथ हैं, लेकिन हम कहें कि हल चिन्ह ना लगाया जाए, यानी कि मैंने लिख दिया क, मैंने लिख दिया ख, मैंने लिख दिया ग, तो क्या ये वर्ण होंगे, नहीं होंगे। ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, तो आप एक बार फर्स्ट क्लास जरूर देखना। ये क्या होंगे, वर्ण ना होकर के अक्षर होंगे, तो ये आपको याद रखना है। हल के साथ हो तो ही वर्ण होंगे और हल रहित हो तो क्या होंगे, ये अक्षर होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है वर्ण के कितने भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपको आप सभी को वर्ण के भेद पता होगा और ये बहुत आसान भी है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर मैंने बताया अभी 11 होते हैं, लिखे भी हैं आपके सामने। अच्छा, एक बात और, इन सभी की मात्राएं भी आपको आनी चाहिए। ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा क्या होती है, ये वाली। ई की, छोटे ई की मात्रा इधर वाली, यानी लेफ्ट साइड। अच्छा, बड़ी ई की राइट की तरफ होती है आपकी। ऊ की, छोटे ऊ की लेफ्ट की तरफ, बड़े ऊ की राइट की तरफ। री की मात्रा नीचे आपने देखी होगी। ए की मात्रा
ये ए की मात्रा होती है, आई की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, फिर औ की मात्रा। ये मात्राएं भी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा मैं क्या पढ़ा था, हाँ स्वर। स्वर, स्वर वर्ण के भेद दोनों बताए मैंने। एक तो होता है स्वर, स्वर मैंने अभी बता दी, इनकी मात्राएं भी बता दी इनके साथ। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। तो ये व्यंजन मूल रूप से बता रहा हूँ मैं, वैसे नहीं बता रहा, मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और अगर हम टोटल इनको करें तो कितने हो गए, आप काउंट करके बताओ। 44। आपसे कोई पूछे मूल रूप से वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 44 होती है। ठीक है, आगे देखो। वैसे 52 भी होती है, मैं वो सारा चीज़ें आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में जब हम व्यंजन पढ़ेंगे। आज हम स्वर के बारे में जानेंगे, स्वर किसे कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही है कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती इसे इन्हें बोलने में, या फिर ये बोल सकते हैं जिन्हें बोलने हेतु किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। आप समझ रहे होंगे, जब जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं और उसमें हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही, तो हम उसे स्वर बोलेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है, 11। ये मैंने अभी लिखे भी हैं आपके सामने, 11 की 11, ये आप देख सकते हो। तो आई थिंक स्वर आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट होता है अयोग्य, दिख रहा होगा आपको, अयोग्य। स्वर को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, देखते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से, जिसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती, या जिन्हें बोलने हेतु किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। जब हम स्वर को उच्चारित करते हैं तो हमें किसी भी वर्ण, अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें ही हम स्वर बोलते हैं। और इनकी संख्या 11 होती है, जो मैंने 11 स्वर आपके सामने लिखे हैं। चलो अयोग्य पर आते हैं जल्दी से अभी। अयोग्य, अयोग्य का मतलब होता है वे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, यानी ये ना तो स्वरों की श्रेणी में काउंट होते हैं और ना ही व्यंजनों की श्रेणी में काउंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये ना स्वर ना व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी होती है, सिर्फ दो। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है अनुस्वार और एक होती है विसर्ग। पहली देखते हैं, सबसे पहले अनुस्वार। अनुस्वार आपने देखा होगा कहीं भी जब कोई वर्ण लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं, तो उसके ऊपर जो भी डॉट लगी होती है उसे उसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार यह नासिक वर्ण है, यानी नाक के द्वारा उच्चारित होने वाला है। ये अनुस्वार जो नाक से उच्चारित होता है, जैसे कि मैंने बोला अंश, नाक से आवाज आएगी। मैंने बोला अंधकार, फिर से नाक से आवाज आएगी। मैंने बोला अंश, तो ये क्या है, ये अनुस्वार होंगे। जहां भी अन की बिंदु जहां दिखेगी आपको, वो अनुस्वार होगा। और एक अनुनासिक भी होता है, जो ऐसे होता है अनुनासिक। अनु का मतलब क्या होता है, मुंह होता है, और नासिक का मतलब होता है नाक, यानी कि जो क्या किससे बोले जाए, मुंह से और नाक से जिसकी ध्वनि निकले, वो अनुनासिक होते हैं। लेकिन हम अनुनासिक नहीं पढ़ रहे हैं अभी, अनुनासिक का जिक्र हम कुछ अगली वीडियो में करेंगे, जब हम इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे तब उसको देखेंगे। अभी सिर्फ हम अनुस्वार पढ़ रहे हैं अयोग्य के अंडर। अयोग्य के दो भेद होते हैं ना, उनके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं अभी। चलो हम पढ़ते हैं फिर विसर्ग। आई थिंक अनुस्वार आपको समझ में आया होगा, जो नाक से उच्चारित होते हैं। विसर्ग को देख लेते हैं। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग ज्यादातर आपको संस्कृत भाषा में देखने को मिलते हैं। और विसर्ग जब भी हम किसी शब्द के पीछे लगा देते हैं, तो वहाँ है की ध्वनि उच्चारित होती है। यानी कि जैसे हिंदी में किसी का नाम राम है, तो हम वहाँ दो विसर्ग लगा देंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, राम है। जैसे कि यहाँ अब देख भी सकते हो आप, यह है की ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी है की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे हिंदी में बोले तो स, लेकिन संस्कृत में बोलेंगे तो सह, है की ध्वनि उच्चारित होगी। सह का मतलब क्या होता है संस्कृत में, वह। फिर राम,
लेकिन ये तो हिंदी में हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने विसर्ग लगाई तो ये क्या बन गया, राम है। ऐसे ही गुरु है आदि। कुछ भी जब भी आपको विसर्ग कहाँ जहाँ दिखे वहाँ है की ध्वनि आप उच्चारित करोगे। आई थिंक आपको अनुस्वार भी समझ में आया होगा, विसर्ग भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए व्यंजन को लेकर के आने वाला हूँ। ये 33 व्यंजन होते हैं या 52 व्यंजन होते हैं, जो भी जितनी भी सारे कन्फ्यूजन हैं आपके दिमाग में वो सारे दूर करने वाला हूँ। और व्यंजनों के अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे ऊष्म व्यंजन, अंतःसत व्यंजन, संयुक्त अक्षर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे ही उससे नेक्स्ट क्लास में उच्चारण स्थान करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं समझता हूँ आप इसके साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे छोटे छोटे, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन ज़रूर करें अपने आप से, और रेगुलर पढ़ें, तभी आपको ये ज़्यादातर समझ में आएंगे। और चलो वीडियो को समाप्त करते हैं, और बाकी अगली क्लास में मैं आपके लिए व्यंजन लेके आऊँगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू।